नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग गांव में पहुंचकर किस तरीके से वहां सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, यानी किस तरीके से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज हम खासतौर से बात करेंगे राजस्थान के माउंट आबू की, और यहाँ पर एक गाँव है किवलरी। यहाँ का जायजा लिया हमारी सहयोगी प्रियंका ने। तो चलिए सीधा चलते हैं इस गाँव में। सबसे पहले बातचीत करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जो हमारी भारत सरकार ने शुरू किया है, जिसमें उन्होंने घर घर में, ग्रामीण इलाकों के घर घर में शौचालयों को प्राथमिकता दी है। बातचीत करते हैं यहाँ के ग्रामीण से, जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनके गांव में क्या क्या कार्य हुए हैं। जी, आप हमें बताएं। मैं शौचालय बनने से हमारे बहू और बेटियों के सबसे ये इनकी इज्जत के सवाल है। उसका उनके बाहर जाने से लोगों में ऐसा अंधकार फैल जाता है, उससे उनको अच्छा नहीं लगता है, और बाहर रहने से उनके कपड़े का रहने व्यवस्था अच्छी नहीं रहती है जी, इससे लोगों में शर्म आती है जी। तो शौचालय बनने से बुजुर्गों को क्या सहूलियत हुई है? बुजुर्गों को जाने आने में दिक्कत होती थी, बुजुर्ग बाहर पैदल चल के नहीं जा सकते थे, इसीलिए घर में शौचालय बनने से उनको जाने आने में फायदा हुआ है जी। और आप लोग अपने निजी तौर पर अपने घरों में, अपने आसपास कैसे साफ सफाई रखते हैं? साफ सफाई प्लास्टिक से होते हैं तो उनको जला के बुझा देते हैं उनको सब जी। और नालियां वालियां कोई साफ सफाई करते हैं उनकी? नालियों को साफ सफाई करके बाहर उस कचरे को बाहर निकाल के दूर जगह इस गड्ढे में डाल देते हैं जी। तो हम बातचीत करते हैं एक और ग्रामीण से, जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनके गांव में कौन कौन से कार्य हुए हैं। जी, हमारे गांव में शौचालय बने हैं जी, और नालियां भी बनी हुई है, बनवाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से जी। और जो शौचालय हैं आपके घरों में, शौचालय बनने से महिलाओं और बुजुर्गों को क्या सहूलियत हुई है? वो सहूलियत ये हुई है कि जो लोग बाहर जा रहे थे जी, तो वहाँ उनको शर्म महसूस होती थी, तो वो घर पे बना तो उनको आने जाने की दिक्कत नहीं है। बारिश है तो वहाँ अभी जैसे ये गांव है तो गांव में ज़्यादा ये कीटाणु और सांप उनका डर रहता था, हाँ। तो अब वो थोड़ा कम हो गया है, वो कम हो गया। बुजुर्गों को भी सहूलियत मिली है, अब कोई दुष्कर्म भी नहीं होते हैं महिलाओं के साथ अगर शौचालय बन गए हैं जी। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस घर में, इस गांव में घर घर में शौचालय बने हुए हैं। शौचालय बनने से महिलाओं को, बुजुर्गों को काफी सहूलियत मिल गई है। बातचीत करते हैं एक और ग्रामीण से, जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में उनका क्या कहना है। जी हाँ मैडम, स्वच्छ भारत के अभियान में अच्छा अभियान है, देश के लिए और गांव के लिए और मतलब मोहल्ले के लिए, गली मोहल्ले के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो करीब कितने प्रतिशत घरों में शौचालय हैं? 90% 90% हैं हाँ। जी। कुछ बाकी है जो मतलब अगली जो योजना आएगी उसमें चल रहा है काम, वैसे मतलब कि कार्य चल रहा है, मगर सारे शौचालय नहीं बने हैं जी। और आप लोग अपने निजी तौर पर घरों में साफ सफाई कैसे रखते हैं? निजी तौर पर जो साफ सफाई चलती है वो तो अच्छा ही है। और आसपास गलियों में भी साफ सफाई रखते हैं जी। तो हमने अभी बात की स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जाना कि कैसे शौचालयों निर्माण से महिलाओं और बुजुर्गों को सहूलियत हुई है, साथ ही लोग अपने निजी तौर पर अपने घरों में व अपने घर के आसपास भी साफ सफाई रखते हैं। बातचीत करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। ये जो योजना है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही शुरू की गई है, जिससे बच्चियों की शादी के लिए, बच्चियों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने में उनके माँ बाप को, उनके माता पिता को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के ग्रामीण से, जानते हैं इस योजना के बारे में। जी, भारत सरकार ने इस योजना को अपने जो पोस्ट है, जो साधारणतः हम कहते हैं भारतीय ये पोस्ट विभाग है, इसके द्वारा लागू की गई है जी। 0 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष तक 1,000 रुपया है, जो या आप मंथली जी प्रत्येक महीने में अंशदान कर सकते हैं या वार्षिक अंशदान भी कर सकते हैं। 0 से लगाकर 14 वर्ष तक आपकी जैसे पुत्री कोई 1 वर्ष की है या 5 वर्ष की है, तो उसके दरमियान आप उसकी जो किस्त है, वार्षिक है या मंथली है, वो 14 वर्ष तक आप उसमें अंशदान कर सकते हैं। 14 वर्ष के पश्चात 21 वर्ष तक वो जमा पूंजी आपके
एफडी के रूप में वो सुरक्षित की जाती है और जो सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज है उस राशि को 21 वर्ष के पश्चात आपको प्रदान किया जाता है। उससे आप अपनी बेटी को 21 वर्ष के बाद में कभी भी उसकी शादी के समय में उस पैसे का भुगतान आप ले सकते हैं और अपनी पुत्री का विवाह आसानी से कर सकते हैं। सरकार द्वारा एक ये बेहतरीन योजना है। 0 वर्ष से लगाकर अगर 14 वर्ष आप एक निर्धारित अंशदान उस योजना में करते हैं तो आपको 21 वर्ष के दौरान लगभग 3 से 3.5 लाख के रुपए आपको मिल सकते हैं और आप अपनी पुत्री का विवाह आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और जो आर्थिक रूप से असक्षम व्यक्ति है जो अपनी पुत्री के विवाह के समय अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं उनको ये आर्थिक सहायता दे सकती है। जी, तो एक तरीके से सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना जो है उससे अगर आप हर महीने अंशदान कर रहे हैं अपनी बच्ची के अकाउंट के लिए, अपनी बच्ची के भविष्य के लिए, तो जब तक उसकी शादी की उम्र आएगी, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए आपको पैसे जोड़ने की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप हर महीने उसके जन्म से ही हर महीने उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है हमारी भारत सरकार ने। बातचीत करते हैं एक और ग्रामीण से, जानते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना जो है उसके जरिए उन्हें क्या लाभ मिला है और उनमें कितनी जानकारी है इस योजना के बारे में। जी, आप हमें बताएं। सुकन्या योजना के तहत हमारे गांव में ऐसे बहुत से परिवार हैं जी, उनको इसका फायदा मिला है और अब लोग इससे जुड़ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में मंथली अंशदान के रूप में जो भी पैसा है वो जमा करवाते हैं और जैसे ही 14 साल की वो बच्ची हो जाएगी वो अंशदान बंद हो जाएगा और 21 साल की होते ही वो अंशदान उन्हें 3-4 लाख रुपए के रूप में प्राप्त होगा, तो वो अपने बेटी की आसानी से शादी कर सकेंगे और हमारे गांव के लोगों ने बहुत सारे फायदे लिए और ले रहे हैं। जी, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक तरीके से उन माँ बाप के लिए वरदान साबित हुई है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या बहुत गरीब हैं और अपनी बच्चियों के लिए पैसा जमा नहीं कर सकते, उनकी शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। यदि आप अपनी बच्ची के लिए पैसा जमा करेंगे, उनके जन्म से ही उनके लिए एक खाता खुलवाएंगे, जो निःशुल्क खाता आप खुलवाते हैं, उस खाता खुलवाएंगे और उसमें हर महीने कुछ पैसे जमा करेंगे, तो उस प्रकार से आपकी बच्ची के भविष्य के लिए काफी पैसे जमा हो जाएंगे। इसकी शुरुआत आप 1000 रुपए जमा करने से कर सकते हैं। हर साल सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एक व्यक्ति के बच्ची के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कम से कम 1000 रुपए होना अनिवार्य है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। तो अब बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से, जानते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य जानना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये जानना कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कितनी है, मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, साथ ही मिट्टी में किन उर्वरकों की कमी है। ये जानना क्यों जरूरी है कि पोटेशियम की कमी है, सोडियम की कमी है। एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनता है किसानों का, उसका कोई व्यक्ति कैसे लाभ उठा सकता है, उसका परीक्षण कैसे होता है, उसकी जांच कितने दिनों में होती है। इन सब बारे में जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं एक ग्रामीण से, जानते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य जानना क्यों आवश्यक है किसी भी किसान को। जी, आप हमें बताएं। मिट्टी का स्वास्थ्य जानना इसलिए आवश्यक है जी
कि हम खेती करते हैं तो उसके अंदर पोषक तत्व कौन से है, किसकी कमी है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसके अंदर कौन सा खाद डालना है वगैरह, इसलिए इससे मालूम पड़ेगा कि इसमें ये पोषक तत्व कम है जी, जिससे वो इसकी पूर्ति करेंगे और फसल की पैदावार अच्छी लेंगे जी। इसलिए मृदा की जांच करना बहुत जरूरी है। मिट्टी का परीक्षण कोई किसान किस प्रकार से करा सकता है? मिट्टी का नमूना ले जाके वहाँ चेक किया जाता है, उसके बाद उसमें पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसके बारे में कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा किसान को बताया जाता है। और करीब कितने दिनों में ये परिणाम सामने आता है? ये करीबन 15-20 दिन के अंदर परिणाम सामने आ जाता है कि इसमें ये है। तो आपके गाँव में लोग समय समय पर मिट्टी की जाँच कराते हैं? हाँ, अभी पहले तो नहीं करवाते, लेकिन अभी कुछ टाइम से करवाना चालू हो गए हैं। और तो मिट्टी की जांच कराने के बाद जो भी परिणाम आता है, जो भी पता चलता है कि इस चीज़ की कमी है, क्या वो उसका उपयोग करते हैं फिर अपनी खेती किसानी में? उस परिणाम का, उस चीज़ की भरपाई करते हैं वो? उपयोग के लिए कृषि पर्यवेक्षक द्वारा उनको बताया जाता है जी, लेकिन किसान अनुमान कोई करते हैं और कोई नहीं भी करते हैं जी। तो हमने बातचीत की यहाँ के ग्रामीण से, जाना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की क्या आवश्यकता पड़ती है किसानों को, क्यों जरूरी है ये जानना कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। क्योंकि यदि किसी किसान के पास ये जानकारी नहीं होगी और अगर किसी और पोषक तत्व की कमी है उसकी मिट्टी में और वो उसकी जगह कुछ और ही खाद डाले जा रहा है, कुछ और ही उसकी भरपाई करे जा रहा है, तो उसकी उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ेगी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हर एक किसान अपनी मिट्टी का परीक्षण कराए। वो अपने ग्राम सेवक के पास जा सकते हैं या फिर समय समय पर हर गांव में किसानी के लिए, खेती किसानी के लिए आपकी मिट्टी का जांच करने के लिए आपके यहाँ पे लोग आएंगे, वो आपकी मिट्टी का सैंपल लेके जाएंगे और आपको कुछ दिनों में इसका परिणाम मिल जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में किस चीज की कमी है, ताकि आप सही पोषक तत्व डाल के सही उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ा सकते हैं। खेती एक गतिविधि के तौर पर हमारे सकल घरेलू उत्पाद में करीब 1 का 6वां योगदान करती है तथा हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। बिगड़ती मृदा सेहत चिंता का विषय बन गई है तथा इसकी वजह से कृषि संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, जैविक तत्वों के कम इस्तेमाल तथा पिछले वर्षों में घटते पोषक तत्वों की गैर प्रतिस्थापना के परिणाम स्वरूप देश के कुछ भागों में पोषक तत्वों की कमी हुई है तथा मृदा उर्वरता भी घट गई है। किसानों को मृदा सेहत कार्ड जारी करने के वास्ते मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराती हैं। राज्य सरकारें मृदा सेहत कार्डों को जारी करने के वास्ते गांवों की औसत मृदा सेहत का निर्धारण करने के लिए नवीन पद्धतियां अपना रही हैं, जिनमें मृदा परीक्षण के लिए कृषि विद्यार्थियों, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी सेक्टर की सेवा लेना शामिल है। मृदा सेहत कार्ड का इस्तेमाल मृदा की मौजूदा सेहत का आकलन करने में किया जाता है। कुछ समय तक इस्तेमाल हो जाने के बाद इस कार्ड के जरिए मृदा की सेहत में हुए बदलावों का पता लगाया जाता है, क्योंकि भूमि के प्रबंधन से इसकी सेहत प्रभावित हो जाती है। मृदा सेहत कार्ड में मृदा सेहत के संकेतकों और उससे जुड़ी शब्दावली का ब्यौरा होता है। ये संकेतक किसानों के व्यवहारिक अनुभवों और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते हैं। इस कार्ड में ऐसे मृदा सेहत संकेतकों का ब्यौरा होता है जिनका आकलन तकनीकी अथवा प्रयोगशाला उपकरणों की सहायता के बिना ही किया जा सकता है। क्यों जरूरी है कार्ड? वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देना, मूल्य संवर्धित फसलों को मौका देना, कृषि में जोखिम घटा कम होना। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। बातचीत करते हैं यहाँ के किसानों से जैविक खेती के बारे में। जानते हैं कि जैविक खेती किस प्रकार से रासायनिक खेती से बेहतर है, किस प्रकार से जैविक खेती किसानों के लिए वरदान साबित हुई है उनकी खेती किसानी में। जी आप हमें बताइए जैविक खेती के बारे में। जी मैडम, जैविक खेती से कम लागत में अधिक से अधिक उपज मिलती है, काश्तकार प्राप्त कर सकता है जी। और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों से जो छिड़काव या देने से, फसल को देने से जो बीमारियां अनेक प्रकार की, जो जैसे कैंसर है जी और इत्यादि खतरनाक बीमारियां हैं जी, जिसको रोका जा सकता है और अधिक से अधिक जैविक खेती से उत्पादन काश्तकार प्राप्त कर सकता है। उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है जैविक खेती, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। किस किस प्रकार की जैविक खाद होती है? जैसे केचुए होते हैं ना, केचुए से भी जैविक खाद होती है जी, और गोबर खाद भी होती है। गोबर से भी होती है। तो गोबर खाद ज्यादा बेहतर है या केचुआ खाद? गोबर में भी कीटाणु पैदा होते हैं और उसको जमीन के अंदर फैला देते हैं, उसी उर्वरा शक्ति को जमीन खींच लेती है जी। और उसी प्रकार केचुए भी उसकी उर्वरा शक्ति को जमीन में लगाता है जी, और अधिक से अधिक पैदावार देता है। कम इन्वेस्ट में अधिक से अधिक लाभ काश्तकार प्राप्त कर सकता है जी। तो कुल मिलाकर एक तरीके से ये इनका कहना है कि जैविक खाद किसी भी प्रकार की हो, भले वो गोबर खाद हो या केचुआ खाद हो, आप किसी भी प्रकार की जैविक खाद का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत की उपजाऊ शक्ति जरूर बढ़ेगी। वो रासायनिक खेती से कहीं गुना बेहतर है। जैविक खेती से किसानों को यही फायदा है जी, कम जमीन उपज ज्यादा। इससे यही फायदा, मतलब कम बीज बोते हैं और हजारों महीने लाखों में पैसा पाते हैं। पैसा उसकी नीमी कम लगाते हैं और लाखों रुपए पाते हैं। तो रासायनिक खेती से किस प्रकार बेहतर है जैविक खेती? बेहतर मतलब कम लागत लगती है और उपज ज्यादा होती है। बातचीत करते हैं एक और ग्रामीण से, जानते हैं कि जैविक खेती के बारे में उनका क्या कहना है, उनमें कितनी जागरूकता है जैविक खेती के बारे में। जी आप हमें बताएं। हाँ, जैविक खेती 3 तरह की होती है जी। एक तो केचुआ से प्राप्त होने वाला गोबर खाद, एक जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं हम गोबर से, पशुओं के गोबर को सड़ा के पानी डाल के ढक के उससे कंपोस्ट खाद बनाते हैं, तो और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तीसरा है हरी खाद, जो खेतों के अंदर इतना बड़ा घास बो देते हैं, अलसी वगैरह, और फिर उसको ट्रैक्टर चला के उसको अंदर ही अंदर गला देते हैं बारिश के दिनों में, तो वो हरी खाद। ये तीनों ही खाद ऐसी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, इंसान के लिए, जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो आजकल भयंकर रोगों से ग्रसित हो रहे हैं लोग, कई तरह की बीमारियां हो रही है। आपको मालूम होगा पंजाब के अंदर इतना रासायनिक खाद, डीएपी, यूरिया का उपयोग बहुत ज्यादा तादाद में कर रहे हैं। तो पंजाब से एक बीकानेर राजस्थान के लिए एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रखा है, क्योंकि वो सब वही मरीज आते हैं। बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर हम हमारे भोजन में ऑर्गेनिक भोजन जो खाना है, अनाज गेहूं वगैरह सब होगा, तो हम कई बीमारियों से बच जाएंगे। और हमारी जो जमीन जो बंजर होने जा रही है यूरिया की वजह से, डीएपी की वजह से, फास्फोरस की वजह से, इनसे जो बंजर होती है दिनों दिन, तो वो एक दिन फिर वापस ठीक ऐसी हो जाएगी। नहीं तो अमेरिका जैसे हाल हो जाएंगे, कई खेत के खेत बंजर हो जाएंगे, खेती नष्ट हो जाएगी, तो लोगों के खाने के फाफे पड़ेंगे। तो इसके लिए आज प्रत्येक व्यक्ति को ऑर्गेनिक खेती करना, जैविक खेती करना बहुत जरूरी है। और उसके द्वारा अब ऑर्गेनिक रूप से जो बनाए हुए नीम के खलियों से वो दवाइयाँ वगैरह जो जिससे कोई रोग
दवा फसलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर छिड़कने से वो सब्जियां ताज़ी रहती है, खराब भी नहीं होती। आजकल ये रासायनिक खादों की छिड़की हुई सब्जियां 2 दिन फ्रिज में रखते हैं तो भी खराब हो जाती है। तो वो हमारे पेट में, हमारे स्वास्थ्य में भी कितनी खराबी करेगी। इस चीज़ से हमें ज्ञान मिलता है कि हमको हर तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, फार्मिंग की तरफ जाना है और अगर इस देश की जनता को बचाना है। जी, तो एक तरीके से इन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि हमें जैविक खेती क्यों करनी चाहिए। यदि हम रासायनिक खेती करते रहेंगे तो उससे जो उपज हो रही है, जो फल सब्जियां, जो गेहूं पैदा हो रहे हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, किस हद तक वो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। साथ ही अगर आप जैविक खेती से बनाई हुई सब्जियां, फल आदि का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, साथ ही हमारी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और हमारी लागत भी कम होगी। तो हर प्रकार से जैविक खेती रासायनिक खेती से कई गुना बेहतर है। बातचीत करते हैं अब अटल पेंशन योजना के बारे में। जानते हैं कि पेंशन होने से कितनी सहूलियत मिल जाती है एक व्यक्ति को। वृद्ध के लिए पेंशन है, यहाँ पे बुजुर्गों के लिए पेंशन होती है, विकलांगों के लिए पेंशन होती है, विधवाओं के लिए भी पेंशन होती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है ये जानना कि पेंशन के क्या क्या लाभ होते हैं किसी व्यक्ति को, किस तरीके से एक व्यक्ति पेंशन का फायदा उठा सकता है अगर उसे जानकारी नहीं है। बातचीत करते हैं यहाँ के एक ग्रामीण से और उनसे जानकारी लेते हैं। जी, आप हमें बताएं। पेंशन योजना वृद्धों के लिए, जी, जो विकलांग है उनके लिए, जो महिलाएं विधवा हो गई है, असमय उनके पति की मृत्यु हो गई, जी, ऐसी महिलाओं के लिए, जो परित्यक्ता है, जो तलाकशुदा है, जी, और उनके कोई सुविधा नहीं है, तो उनके लिए एक वरदान है। जी, किसी भी व्यक्ति को एक माह में अगर 500 रुपये या 700 रुपये पेंशन मिलती है, जी, तो उससे उसका, क्योंकि आजकल खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं तो 2 रुपये किलो मिल जाता है, जी, एक परमिट एक व्यक्ति का 5 किलो, तो खाने का तो भोजन आ जाता है। इसके अलावा मसाले हैं, तेल है और कोई उसके छोटी बड़ी चीजें हैं, उसके जरूरत की चीजें हैं, उस पेंशन से उसका काम निकल जाता है। तो पेंशन योजना तो मैं कहता हूं कि सबसे अच्छी योजना है। जी, ये लोगों के लिए, और गांवों में बहुत सभी लोगों को करीब करीब पेंशन दी जाती है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी तकलीफ है। जी, कुछ वृद्धावस्था पेंशन में पहले ये था कि प्रत्येक वृद्ध को जो 60 साल या 58 साल से ऊपर था उसको पेंशन मिलती थी, महिलाओं को 55 से ऊपर। लेकिन आजकल कुछ लोग, कर्मचारी लोग बीच में रोड़े अटकाते हैं, तुम्हारा बेटा कमाता है या तुम्हारा वो कमाता है। हम सभी जानते हैं कि ऐसे में बेटे वगैरह आजकल वृद्धों को क्या देते हैं, नहीं देते। तो उनको भी बेहिचक सबको गवर्नमेंट के ऐसा करना चाहिए कि वो जो वास्तव में उसका जरूरतमंद है उसकी पेंशन को रोका नहीं जाए, उसको पेंशन मिले। तो पेंशन से लोगों को खूब फायदा है, वो अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उनकी पूर्ति कर सकता है, और ये वास्तव में एक बहुत बड़ी अच्छी योजना है। तो जाना आपने किस तरीके से सरकारी योजनाएं ना सिर्फ गांव-गांव में बल्कि किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं। ये फायदा हर किसी को हो सकता है, बशर्ते आप सभी को सरकारी योजनाओं की जानकारी हो। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।